नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पेगासस जासूसी मामले में अगले हफ्ते आदेश जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट, बनाएगा कमेटी। प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन पहुंचे, भारतीय अमेरिकियों ने किया जमकर स्वागत। ब्रिटेन ने उठाए भारतीय वैक्सीन सर्टिफिकेट पर सवाल, स्वामी बोले शर्म की बात। मध्य प्रदेश में गजब हाल, मृत महिला को ही लगा दिया टीका। और बिहार नल जल में जेडीयू नेता के परिवार को 80 करोड़ का ठेका। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो जुड़ी हुई है पेगासस जासूसी मामले से। जी हाँ, आज एक अन्य मामले की सुनवाई हो रही थी, जिस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमन्ना ने इस बात को कहा कि जल्द सुप्रीम कोर्ट एक टेक्निकल कमेटी का गठन करेगा ताकि वो उन आरोपों की छानबीन कर सके जिसमें कि पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो लॉयर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके फोन्स पर किया गया है, उसकी छानबीन हो सके। और इसको लेकर जो ऑर्डर है वो अगले हफ्ते कोई ना कोई ऑर्डर इसमें सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। जस्टिस एनवी रमन्ना ने एग्जैक्टली ये कहा कि कमेटी बनाने में इसलिए देर हुई क्योंकि वो जिन लोगों का चयन कर रहे थे उनमें से कुछ लोगों ने व्यक्तिगत कारणों से उस कमेटी का हिस्सा बनने से मना कर दिया, इसलिए कोर्ट को इसमें टाइम लगा। और some members declined to be part of the committee citing personal difficulties and that's why committee is taking time। यानी कि जस्टिस रमन्ना ने कहा कि कमेटी इसीलिए टाइम लग रहा है बनाने में क्योंकि उसमें कुछ मेंबर्स तैयार नहीं हो रहे थे कुछ व्यक्तिगत कारणों से। लेकिन आपको बता दें कि सेंटर यानी कि केंद्र सरकार आज भी इस बात पर अड़ा हुआ था कि जो केंद्र सरकार का जो मामला है कि वो एफिडेविट दायर कोर्ट में नहीं करेंगे क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। वो इसको पब्लिक डिबेट का एक हिस्सा नहीं बनाना चाहते। आपको ध्यान होगा कि जब 13 सितंबर को ये सुनवाई चल रही थी तो तुषार मेहता ने क्या कहा था कि दे आर प्योरली वरिड अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा उनके लिए एकमात्र एजेंडा है, जिसकी वजह से वो ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही, जिसका बेजा इस्तेमाल आतंकवादी संगठन कर सकती हैं। उसके बाद कोर्ट ने यह कहा था कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा से मतलब नहीं है, लेकिन इस बात को बताया जाए कि क्या पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल लॉयर्स, जर्नलिस्ट्स और जो एक्टिविस्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठने वाले लोग हैं, उनके फोन में क्या पेगासस को अनऑथराइज तरीके से इस्तेमाल किया गया था या नहीं किया गया था। और आपको बता दें कि ये जो आज टेक्निकल कमेटी बनाने की बात आज सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट अब इसमें टेक्निकल कमेटी बनाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा झटका है मोदी सरकार के लिए, क्योंकि ये सरकार एक ऐसी सरकार थी जो अभी तक ये कह रही थी कि उसे इंक्वायरी नहीं करवानी, इंक्वायरी से वो बच रही थी किसी न किसी प्रिटेक्स्ट को लेकर, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा हो या फिर एफिडेविट लेने को हो। शुरू से अंत तक मोदी सरकार इस बात को लेकर बच रही थी कि उसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि जब आप आज इस बात को लेकर क्लैरिटी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट एक टेक्निकल कमेटी का गठन करेगा और ये कमेटी इस बात की छानबीन करेगी, तो ये एक बड़ा झटका है मोदी सरकार के लिए। और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि इट्स अ लॉस ऑफ फेस फॉर द मोदी गवर्नमेंट। अब कैसे बताएगी मोदी सरकार की क्या कुछ हुआ। हालांकि तुषार मेहता ने पिछली बार ये कहा था कि एक कमेटी केंद्र सरकार को बनानी चाहिए और वो अपनी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार जो केंद्र सरकार की तरफ से ये तर्क आ रहा है कि उनके द्वारा बनाई जाने कमेटी थी, तो आज जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2019 में जब पेगासस जासूसी मामला जब पहली बार सामने आया था, उसको लेकर सरकार इंक्वायरी कर रही थी। अभी तक उसके बारे में न सरकार को पता है कि वो किस लॉजिकल एंड तक पहुंचा है, और ना जो वो नागरिक जिनके फोन्स को हैक करने की बात आई थी वो तो परेशान घूम ही रहे हैं कि उस इंक्वायरी का क्या होगा। तो जब 2019 की जो इंक्वायरी शुरू हुई थी उसका कुछ अता पता नहीं, तो यहां पर जो इतनी एक लंबी लिस्ट अभी जो हाल में निकली है, तो उसकी छानबीन एक सरकार द्वारा गठित कमेटी कैसे करेगा। तो एक बड़ा झटका है मोदी सरकार के लिए, और एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि जो काम मोदी सरकार नहीं करना चाहती है, जिन चीजों पर मोदी सरकार के पैर रेंगते हैं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट सक्रिय नजर आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात दिखा दी कि जब सरकार काम नहीं करती तो कोर्ट्स काम करते हैं। तो टेक्निकल कमेटी का गठन मोदी के लिए और मोदी सरकार के लिए
एक बहुत बड़ा झटका है। और अब जाहिर सी बात है कि इसको लेकर अब काफी राजनीति भी होगी, लेकिन क्योंकि ये मामला सब जुडिस है इसलिए लोग थोड़ा बोलने से बचेंगे। लेकिन मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। जी हाँ, 3 दिन के दौरे पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए और आज उनका जमकर, जब वो पहुंचे अमेरिका तो जो इंडियन अमेरिकन हैं उनका जमकर स्वागत किया गया। और लेकिन जो खास मुद्दे हैं इस ट्रिप के, 3 दिन का ये दौरा है जिसमें कि क्वाड की ये समिट बताई जा रही है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान की एक समिट होगी। लेकिन इसी समिट के दौरान जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया है कि वो संयुक्त राष्ट्र को संबोधित भी करें। इसके अलावा द्विपक्षीय बातचीत होने की भी बात सामने आ रही है और जिसमें कि जो क्वाड समिट है उसका जो एजेंडा है वो फिक्स्ड है कि जो क्षेत्रीय सहयोग है उसको लेकर शांति, सुरक्षा और ये तमाम मुद्दे हैं जो डिस्कस किए जाएंगे। और चीन के खिलाफ जो एक राजनीतिक संगठन को कैसे और मजबूत किया जाए उसको लेकर चर्चा होगी। और आपको ये बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अमेरिका में लैंड किया तो जो एंड्रूज जॉइंट एयरफोर्स बेस है वहां पर बारिश हो रही थी और बारिश के बावजूद बहुत भारी संख्या में लोग वहां पर उमड़े थे। ये 7वीं विजिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की और बार बार जो द्विपक्षीय वार्ता में जो बातचीत निकल कर आ रही है कि जो एजेंडा है जो ऑन द टेबल होगा उसमें रणनीतिक साझेदारी पर और कैसे दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो और बेहतर बनाया जाए। लेकिन उससे जो बड़ा एजेंडा की बात की जा रही है उसमें यही है कि जो अफगानिस्तान में जिस तरीके से जो राजनीतिक सिनेरियो बन रहा है उसको लेकर डिस्कशन किया जाएगा। चीन की जो मुखरता बढ़ती जा रही है दिन पर दिन उसको लेकर भी बातचीत होगी। कट्टरपंथ पे बातचीत होगी कि किस तरीके से रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है उसको लेकर भी बातचीत होगी। और साथ में सीमा पर जो आतंकवाद की वजह से जो विवाद पूरा बना हुआ है उसको लेकर भी बातचीत होगी। और जो ये सिटिंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति की वो 24 सितंबर को होगी। तो देखना ये होगा कि क्वाड समिट और जो यूएनजीए में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एड्रेस है वो क्या कुछ कहता है, क्योंकि क्वाड का जो एजेंडा है वो फिक्स्ड है और उसमें एक तरीके से गोलबंदी की जा रही है कि कैसे चाइना को काउंटर किया जाए, तो वहां का एजेंडा फिक्स्ड है। लेकिन यूएनजीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि वो एक ग्लोबल ऑडियंस को वहां पर एड्रेस करेंगे, उसमें चाइना भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, अफगानिस्तान भी हो सकता है, तो ये तमाम चीजें सामने निकल कर आएंगी। लेकिन क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी, जो सिनारियो इस समय जो बन रहा है कोविड की वजह से और आर्थिक जो व्यवस्था पटरी से उतर गई है, उन सारी चीजों को लेकर क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी, उस पर निगाहें टिकी होंगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड के बाद उनका जो नेबरहुड, अगर आप देश को छोड़ दें, अगर पड़ोसी देशों को छोड़ दें, तो ये उनका लंबे ट्रिप पर ये इनका पहला दौरा है कोविड के दौरान। तो देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ निकल कर आता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर भी कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते। इस पर क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं तीसरी खबर की जो हमारे कोविड वैक्सीनेशन को लेकर है। कल आपने देखा था कि हमने आपको बताया था कि किस तरीके से कोविशील्ड को यूके की सरकार ने मान्यता दे दी है, लेकिन जो असली प्रॉब्लम है वो कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर है। और आज ऑफिशियली और आधिकारिक तौर पर यह बात सामने आ रही है कि जो हमारा कोविन ऐप है और जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है उसको लेकर दोनों भारत और यूके की सरकार मिलकर बातचीत कर रहे हैं। और ये बातचीत करने के मायने इस तरीके से लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से भारत में सर्टिफिकेशन हो रहा है, शायद उस चीज को लेकर यूके की सरकार खुश नहीं है, और अगर खुश का शब्द हम ना इस्तेमाल करें तो संतुष्ट नहीं है कि जिस तरीके से सर्टिफिकेशन हो रहा है शायद वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है यूके की सरकार के लिए। तो अगर कोविन को लेकर और सर्टिफिकेशन को लेकर ये मामला सुलझाने की बात सामने आ रही है, तो सवाल ये उठता है कि जो तमाम लीडर्स हैं वो दोनों देशों के रिश्तों को खराब करने के लिए ऐसे उल जलूल कमेंट्स क्यों दे रहे थे। अब जैसे हर्षवर्धन श्रृंगला ने क्या कहा, जो विदेश सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये कहा कि ये भेदभावपूर्ण नीति है। उसके बाद अमिताभ कांत ने एक लंबा चौड़ा सा एक कॉलम भी लिखा, उसमें उन्होंने लिखा स्मॉल माइंडसेट ग्रेट ब्रिटेन।
और ऐसी चीजें देश के जो आपसी रिश्ते हैं उसको प्रभावित करती हैं। और उसके अलावा महुआ मित्रा ने भी इस चीज को लेकर ट्वीट किया है कि ये जो चीजें हैं, कोविन सर्टिफिकेट, जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इमैनुअल मैक्रो और जो तमाम लीडर्स हैं उनको लेकर उठाना चाहिए। आज उस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस बात को कहा कि जब उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ऑब्जेक्ट किया था कि किस तरीके से कोविशील्ड को मान्यता नहीं दी जा रही है, तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि ये तो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर ने ही बनाया है। और आज उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात को कहा है कि अब ब्रिटिश सरकार ने इस बात को साफ कर दिया है कि वैक्सीन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है। तो अगर, और तमाम तरीके का जो एक नैरेटिव बनकर आ रहा था कि ये रेसिज्म है, वैक्सीन डिस्क्रिमिनेशन है और जो वैक्सीन मैत्री है वो उससे इंपैक्ट होगी, तो अगर ये एक टेक्निकल प्रोसीजर था जिसमें कि कोविन के ऐप को लेकर और जो उसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, अगर उससे संतुष्ट नहीं था, तो ये एक सिंपल टेक्निकल प्रोसेस को भारत के अपने ही ब्यूरोक्रेट्स ने, अपने ही डिप्लोमैट्स ने, अपने ही नेताओं ने इस चीज को बोलकर क्यों खराब किया। इसमें विपक्षी दल के नेता भी शामिल हैं, जैसे आनंद शर्मा, जयराम रमेश, इन सारे लोगों ने इस चीज को कहा कि ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है कि आपने किस तरीके से कोविशील्ड को आपने मान्यता नहीं दी है। तो एक नहीं बल्कि कितने लीडर्स ने इस बात को कहा। लेकिन जो एक टेक्निकल प्रोसेस है, क्योंकि वहां पर जो कोविड ट्रैवल रूल्स हैं उनको बदला जा रहा है 4 अक्टूबर से, तो उसको लेकर ब्रिटेन यानी कि जो यूके की सरकार है वो डबली श्योर होना चाह रही है। लेकिन यहां पर अपने ही डिप्लोमैट्स और नेताओं ने ये इंश्योर किया कि भारत और यूके के बीच में खटास भरे और बढ़े, और इस तरीके के उल जलूल कमेंट्स किए गए हैं। एक टेक्निकल प्रोसेस है जिसको लेकर अब यूके ये कह रहा है कि अगर भारतीय यूके में आएंगे तो उनको कोविशील्ड को मान्यता देने के बावजूद उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा अपने आप को। तो ये एक टेक्निकल प्रोसीजर है जिसको बिल्कुल एक डिस्टॉर्ट किया गया। क्या ये भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसका एक फेलियर है? इसके बारे में सोचिएगा। जो महुआ मित्रा ने भी कहा है कि हम वैक्सीन से वैक्सीन को भेजना दूसरे देशों में भारत ने भेजने की कोशिश की थी, वहां के लोगों का दिल जीतने की कोशिश की थी, लेकिन इस तरीके के जब कमेंट्स होंगे तो आप वैक्सीन मैत्री नहीं बल्कि वैक्सीन वैमनस्यता आप ज्यादा देशों में बढ़ा रहे हैं। तो क्या ये भारत की डिप्लोमेसी का फेलियर है, भारत की सॉफ्ट पावर का फेलियर है? इसके बारे में लिखिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर हमारी मध्य प्रदेश से है। 17 सितंबर को आपने देखा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाया गया था और रिकॉर्ड टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें यह बताया गया कि 2.5 करोड़ वैक्सीन सिर्फ 17 सितंबर को लगे। लेकिन आपको लगता है कि जिस देश में टीकाकरण का जो अभियान है इतना धीमा, इतना गतिविहीन तरीके से चल रहा था, तो अचानक एक दिन में इतना उछाल कैसे आया? तो अब चीजें सामने आ रही हैं कि ये जो 2.5 करोड़ का आंकड़ा था ये गड़बड़ियों से भरा हुआ था, और उसका एक उदाहरण हमारे सामने मध्य प्रदेश से आ रहा है। मध्य प्रदेश में जो ये कोविड-19 मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई थी, उसमें शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पहले ये कहा कि हम 30 लाख वैक्सीनेशन उस दिन करेंगे, लेकिन वो 30 लाख का टारगेट पूरा नहीं कर पाए। 27 लाख उन्होंने टारगेट पूरा किया। बहुत खुश हुए, उन्होंने इस चीज को एक तोहफे के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। लेकिन अब जो गड़बड़ियां हुई हैं वो सामने आ रही हैं। अगर मालवा का जो क्षेत्र है वहां से एक मृतक महिला का एक डेटा सामने आया है जिसमें कि उसको 2nd डोज लग गई है। अब आपको बता दें कि आशुतोष शर्मा उस 65 साल की जो मृतक महिला है उनके बेटे हैं, और उन्होंने बताया कि 65 साल की जो उनकी मां थी उनको पहला डोज 8 मार्च को लगा, उसके बाद उन्हें कोविड हो गया और 1 मई को उनकी मौत हो गई। लेकिन 17 सितंबर को रात 8 बजे उनके फोन पर मैसेज आया कि उनकी जो मां है विद्या देवी, उनकी 2nd डोज पूरी हो गई है। तो आप सोच सकते हैं कि जो अधिकारी हैं जो टीकाकरण के अभियान से जुड़े हुए हैं उनके पर कितना प्रेशर डाला जा रहा है, इस हद तक कि वो इस तरीके की गड़बड़ियां कर रहे हैं और किसी को नजर नहीं आ रही है कि एक मृतक महिला को आप 2nd डोज दे देते हैं। और जो पूरा जो एक डिजिटल फुल प्रूफनेस की हम बात कर रहे हैं कि देखिए हमारा जो पूरा सिस्टम है वो डिजिटल है, कोई गड़बड़ियों से भरा नहीं है, तो आज उसकी पोल एक तरीके से खुलती है। उसी तरीके से दूसरा एक मामला आया है पिंकी वर्मा का, झालावाड़ राजस्थान से। उन्होंने 2nd डोज नहीं ली, लेकिन फिर भी उनके पास एक मैसेज आया कि उन्होंने 2nd डोज ले ली है।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा कोविन ऐप है और जो कोविड सर्टिफिकेशन प्रोसेस है जिसको लेकर यूके, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि यूके संदेह इस पर व्यक्त कर रहा है, तो ये उसका सीधा साधा एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आप टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं और टारगेट को पूरा करने की होड़ में आप ये नहीं देख रहे हैं कि कौन जिंदा है कौन मरा हुआ है, अब मरे हुए को भी आप सेकेंड डोज दे रहे हैं। तो ये एक तरीके से जो पूरा प्रोसेस है और किस तरीके से अधिकारी प्रेशर में काम कर रहे हैं, ये उन सारी चीजों की पोल खोल रहा है कि प्रेशर में अधिकारी हैं, प्रेशर में प्रशासन है, प्रेशर में राज्य सरकार है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो केंद्र सरकार है उसने सबको एक टारगेट दिया हुआ है और ये टारगेट तो बहुत ही बड़ा टारगेट था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सबको तोहफा देना था। तो तोहफे में भले ही गड़बड़ियां भरी हों लेकिन टारगेट को पूरा किया गया। क्यों? क्योंकि मोदी जी खुश हो जाए। सोच सकते हैं कि कितना फूल प्रूफ है हमारा टीकाकरण का जो अभियान है, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो कितने सही हैं, और जिस तरीके से कोविन ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो डिजिटली जिसके दावे हो रहे हैं कि देखिए कितना बड़ा डिजिटल कैंपेन हमने खड़ा किया और इतना बढ़िया कोविन ऐप बनाया, उसके ऊपर भी आज सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या केंद्र सरकार इस पर जवाब देगी? क्या शिवराज सिंह चौहान इसके लिए जवाबदेही तय करेंगे? क्या उन अधिकारियों से पूछा जाएगा कि इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों हुई? वी शुड थैंक आशुतोष शर्मा जिन्होंने ये चीजें सामने लेकर आए, क्योंकि उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट और कोविड सर्टिफिकेट दोनों को मीडिया के सामने रखा, जिसकी वजह से आज ये चीजें सामने आ रही हैं लोगों के कि एक मृतक महिला को टीका लगा दिया गया, वो भी सेकेंड डोज उसके मरने के बाद। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब हमारी आखिरी खबर जुड़ी हुई है नीतीश कुमार के सरकार की, जहां पर पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस की जो जांच है, जिसमें कि हर घर नल का जल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो फायदा इस स्कीम का पहुंचा है, ये सारे राजनेता हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं जिनको ये फायदा पहुंचा है। कल हमने आपको बताया था कि जो उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, उनकी जो बहू पूजा कुमारी, उनको 53 करोड़ का ठेका दिया गया और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बिजनेस करने में क्या गलती है। आज उसी सीरीज में दूसरी खबर यह है कि समस्तीपुर से लेकर मधुबनी तक और जमुई से शेखपुरा तक 20 ऐसे जिले हैं जहां पर कि बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी के नेताओं के रिश्तेदारों को फायदा पहुंचा है। अब इसमें नाम आ रहा है अनिल सिंह का, जो कि राज्य के पूर्व सचिव रह चुके हैं और 80 करोड़ का ठेका उनके परिवार को दिया गया है। अनिल सिंह एक बहुत ही प्रमुख नेता माने जाते हैं। नीतीश कुमार की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें अनिल सिंह दिखते हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के विधायक हैं विनोद नारायण, उनके भतीजे को 3.5 करोड़ का ठेका दिया गया। और ये सारा काम जो पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वो करता है और उसमें टेंडरिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं और इसमें जो टारगेट था कि 1.08 लाख वार्ड्स में ये नल का कनेक्शन लगना था और जिसको लेकर 95% ये कनेक्शंस लग चुके हैं, 95% ये कनेक्शंस लग चुके हैं। और इसके अलावा केंद्र सरकार की जो जल जीवन मिशन है वो भी चल रही है। लेकिन ये जो जांच है, ये पड़ताल जो इंडियन एक्सप्रेस ने की है, ये अपने आप में एक तरीके से उन बातों को कहता है जिसके बारे में सबको पता है कि जो राजनीति है उसमें नेता अपना फायदा सोचते हैं ना कि लोगों का। नेता अपने परिवारों का फायदा सोचते हैं ना कि लोगों का, और ये चीज सामने आ रही है। और खासकर अगर हम सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आप देखेंगे कि हर दूसरा नेता देश में सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करना चाह रहा है। तो उसका कारण क्या है? ये जांच पड़ताल जो हुई है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, ये इस बात को बिल्कुल प्रमुख रूप से इसको प्रूव करती है कि इसीलिए नेता सिविल कंस्ट्रक्शन बिजनेस में और जो तमाम इस तरीके के जो बिजनेस जुड़े हुए हैं, जहां पर उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स है वो जुड़ी हुई हैं, वो उन्हीं कामों में जाते हैं ताकि वो वेलफेयर स्कीम्स एक तरफ फ्लोट करें और उसका फायदा उनके परिवार वालों को, उनके जानने वालों को मिल सके। तो किस तरीके से राजनीति और जो सिविल कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है वो आपस में जुड़ा हुआ है और उसमें कितना भ्रष्टाचार होगा, कितना किसने खाया होगा, वो बात अभी छोड़ दीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो नीतीश कुमार का पेट प्रोजेक्ट था, उनकी फ्लैगशिप स्कीम थी और नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, तो आज ये सवाल नीतीश कुमार इसका क्या जवाब देंगे कि उनकी नाक के नीचे इस तरीके का काम हो रहा है। जो बेनिफिशियरीज हैं उनके अपने ही नेताओं के जो घर वाले हैं उनको इसका बेनिफिट मिला है। तो क्या आज नीतीश कुमार
इस चीज पर सवाल खड़े करेंगे। नीतीश कुमार अक्सर उन चीजों से इत्तेफाक नहीं रखते जिसमें मोदी सरकार बिलीव करती है। तो आज देखना यह होगा कि जब उनके बीजेपी के लोग, जेडीयू के लोग खुद इन्वॉल्व हैं तो कितने सवाल नीतीश कुमार करते हैं। क्या इसमें लोगों को हटाया जाएगा? जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए, जिन लोगों से पैसे एक्सचेंज हुए हैं, नीतीश कुमार क्या इस पर सवाल भी पूछेंगे? सुनिए सच की 5 खबरों में इतना ही। इस खबर पर भी आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।